हाय स्टूडेंट्स, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज अपन। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स नाम सुन के क्या लग रहा है बताइए। नाम सुन के क्या लग रहा है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और दोनों के कुछ ना कुछ रूट्स होंगे। आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट स्पीकिंग। ठीक। एडिशनली मैं एक बार और बता देता हूँ, जो भी नए बच्चे, मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आएगी यार, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा फीवर है ना। आई टुक वैक्सीन यस्टरडे और काफ़ी फीवर होता है यार, काफ़ी बॉडी पेन भी होता है। तो थोड़ा सा मैं धीरे बोलूंगा आज, है ना। सो ट्राई टू मैनेज, बट इट विल बी ऑडिबल इनफ। यस। सो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स मतलब कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। मतलब हमको कुछ ऐसा करना है कि ये वाली जो इक्वेशन है, मान लो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² प्लस लेट अस से b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अपने को ये देखना है कि अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी रूट कॉमन आ गया तो क्या कंडीशन हो गया। रिपीट, अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट कॉमन आ गया तो क्या कंडीशन होगी। मतलब क्या हो गया इसका सर कि वी हैव टू फाइंड, लिखिए टू फाइंड कंडीशन, टू फाइंड कंडीशन so that the equations, so that the equations this and this have common roots। ठीक है, have common roots। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको। देखो, मान लो जो पहली वाली इक्वेशन है, इसका एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा। यस और नो। ठीक है। और ऐसा अज्यूम कर लो कि दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसका भी एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट जो है दैट इज गामा। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि दोनों इक्वेशन में जो रूट्स आ रहे हैं उनमें से कुछ कॉमन है। यस, वी कैन से दैट ऊपर वाली इक्वेशन में और नीचे वाली इक्वेशन में एक रूट तो एटलीस्ट कॉमन दिख रहा है हमको। द सेकंड रूट बीटा एंड गामा दे आर नॉट सेम, सो दे वोंट बी ट्रीटेड एज कॉमन, लेकिन ये अल्फा और अल्फा तो अपने को सेम दिख रहे हैं। तो क्या बोलेंगे अपन इसमें कि वन रूट कॉमन। ठीक है। ये तरीका होता है कि एक रूट दोनों में कॉमन है। अच्छा, मान लो, है ना, जस्ट मान लो कि अगर सेकंड इक्वेशन में दूसरा रूट अगर बीटा हो जाए, है ना, जस्ट अज्यूम दैट सेकंड रूट इज बीटा, तो आप क्या बोलोगे कि पहला रूट तो कॉमन था ही, अब दूसरा रूट भी कॉमन हो गया। तो कॉमन रूट होने के कितने तरीके हैं? दो तरीके। आइदर वन रूट कॉमन या फिर बोथ रूट कॉमन। नहीं आया समझ में? आइदर वन रूट कॉमन हो जाए दोनों इक्वेशन में और सेकंड रूट अनकॉमन हो जाए, या फिर बोथ द रूट्स कॉमन हो जाए। तो दो केसेस अपने को लेने पड़ेंगे कि यार दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, ये डोंट राइट दिस, आई विल बी इरेजिंग इट एनीवे। ठीक है, आई विल बी इरेजिंग इट एनीवे, आई विल जस्ट कीप इट रिटन फॉर अ फ्यू मिनट्स, फिर मैं उसको इरेज कर दूंगा। तो दो कंडीशन हो सकती है। केस वन, इफ दे हैव वन रूट कॉमन, इफ दे हैव वन रूट कॉमन। ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इफ दे हैव टू रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन। टू रूट्स मतलब दोनों की दोनों रूट्स कॉमन आ जाए। ठीक है। तो यार दोनों के लिए अपने को कुछ ना कुछ सॉल्व करना ही पड़ेगा। विल डू दैट। ठीक है। तो हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि क्या कंडीशन हो ऐसा, है ना, ऐसा क्या कंडीशन हो कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम एक रूट कॉमन आ जाए, मतलब एग्जैक्टली वन रूट कॉमन आ जाए, नॉट कम से कम, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन आ जाए। और सेकंड में अपन क्या क्या कंडीशन फाइंड करेंगे? ऐसी कंडीशन सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव बोथ रूट्स कॉमन। यस और नो, समझ में आ रहा है? तो कंडीशन फाइंड करनी है अपने को। क्या फाइंड करनी है? कंडीशन। टारगेट क्या है अपना? कंडीशन। क्या कंडीशन निकालनी है ताकि इसमें और इसमें एक रूट कॉमन आ जाए? पहली कंडीशन ये निकालनी है। फिर हमको दूसरी कंडीशन ये निकालनी है कि इसमें और इसमें दोनों ही रूट्स कॉमन आ जाए। आ रहा है क्या समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अपन है ना केस वन को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में अपन केस टू को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मेरे साथ केस वन। थोड़ा सा स्टाइल मार के इसको तिरछा लिख देता हूँ मैं। ठीक है। केस वन। केस वन क्या कहता है? व्हाट डज केस वन से? केस वन बोलता है कि एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। ठीक है। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन रहे। नहीं आया समझ में? तो एग्जैक्टली वन रूट कॉमन लिखो, वन
रूट कॉमन, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या बोलते हैं ना कि लेट द कॉमन रूट बी अल्फा, लेट द कॉमन रूट बी अल्फा, मतलब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, लेट अस से a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, यस और नो। और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम मान लेते हैं कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कॉमन रूट है दैट इज अल्फा। तो इसमें एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट कुछ भी है, आई डोंट केयर, है ना। और इसमें भी एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट कुछ और है विच आई डोंट केयर, बट आई विल राइट इट एनीवे। मैं दूसरा रूट कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, दूसरा रूट है यहाँ पे बीटा लेटस है, और यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा रूट हम लोग ऑरेंज, कहाँ गया ऑरेंज, हाँ, दूसरा रूट यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग गामा। तो कौन सा रूट कॉमन आया, एक रूट कॉमन आया, एक रूट कॉमन आया, और वो रूट कौन सा है, दैट इज अल्फा। अल्फा। तो अल्फा रूट कॉमन आया अपने पास। तो अब अपने को ये कंडीशन निकालनी है कि क्या मैथमेटिकल कंडीशन हो ताकि इन दोनों में एक रूट कॉमन आ जाए, सिर्फ एक रूट, सिर्फ एक रूट। तो देखते हैं। अब यार एक बात बताओ मुझे, क्या अपन जब बहुत छोटे बच्चे थे तो आप लोगों को ऐसा पढ़ाया गया था बचपन में कि अगर x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक रैंडम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, क्या आप इसके फैक्टर्स बता सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, x-3 इंटू x-2, ये तो सबसे आसान क्वाड्रेटिक है। साफ साफ दिख रहा है कि हाँ x-3 x-2 इसका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से आप करोगे, कॉमन लोगे तो ये आएगा। अच्छा, ये इसके रूट्स क्या क्या आ जाएंगे अपने पास, 3 और 2। तो ये रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स का मतलब ये होता है कि ये जो x इज इक्वल टू 3 है, अगर आप इसको इक्वेशन में डालते हो, अगर आप इसको इक्वेशन में दोबारा डालते हो तो इक्वेशन जीरो हो जाएगी। रूट्स का यही मतलब होता है, रूट्स का यही मतलब होता है कि 3 को दोबारा आप अगर इस इक्वेशन में ठोक दोगे तो आपकी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। देखिए कैसे, 3 को अपन डालते हैं इस इक्वेशन में, लेट अस सी। तो 3² माइनस 5x प्लस, सॉरी, 3² माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, देखते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। 3² 9, 5 इंटू 3 आ जाएगा 15 प्लस 6, 9 माइनस 15 होता है -6 प्लस 6 0। क्या बात है सर, मतलब कि रूट्स को अगर अपन इक्वेशन में डालते हैं तो वो जीरो हो जाती है। जीरो होने का मतलब होता है कि सेटिस्फाई कर रही है, इसी को कहते हैं सेटिस्फाई करना। कि आपने रूट्स को उठा के दोबारा अगर इक्वेशन में डाला तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। और ये x इज इक्वल टू 2 है, इसको अगर अपन ने दोबारा इक्वेशन में डाला तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो 2 को अगर अपन दोबारा इक्वेशन में डालेंगे, देखते हैं 2 को भी डालकर देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो 2² माइनस 5 इंटू 2, दुनिया में जहां जहां x है वहां 2 डाल रहा हूं मैं, नहीं आया समझ में? दुनिया में जहां जहां x है वहां 2 डाल रहा हूं मैं। तो 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 4 इंटू, सॉरी 4 माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 6, आ गया ना, -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अपन ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि अगर 3 इस इक्वेशन का रूट है तो उसको वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब 3 डालने पे आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। और 2 अगर रूट है तो 2 डालने पे आपको क्या आंसर मिलेगा, 0। अच्छा 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 अच्छा, मतलब अगर अपन कॉमन रूट जो अल्फा है उसको इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो अपने को क्या मिलना चाहिए, 0। और अल्फा तो सेकंड इक्वेशन का भी रूट है, तो मतलब वो सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा को अगर अपन सेकंड इक्वेशन में डालते तो भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि अगर कॉमन रूट अल्फा है ना, लेट द कॉमन रूट बी अल्फा, लेट द कॉमन रूट बी अल्फा। मेरे को ना अनकॉमन रूट से कोई मतलब नहीं है, आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन अनकॉमन रूट। मेरे को अनकॉमन रूट को देखना भी नहीं है, वो तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया है। तो अगर लेट द कॉमन रूट बी अल्फा, तो अगर अल्फा रूट है दोनों इक्वेशन का, सिंस अल्फा इज रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन, थोड़ा सा अंग्रेजी लिखूंगा मैं तो आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखे लिखे, सिंस अल्फा इज रूट ऑफ both the equations, it will satisfy them। मतलब दोनों इक्वेशन को अल्फा सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा को उठा के पहली इक्वेशन में ठोक देंगे अगर, तो आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा आइटम जो 0 के बराबर होगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप क्या करो, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां अल्फा डाल दो, तो आपको पहली बात तो क्या शक्ल मिलेगी, देखिए a1 इंटू एक्स की जगह अल्फा डालेंगे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पर x की जगह अगर अपन दोबारा अल्फा डालेंगे तो क्या मिल जाएगा, b1 इंटू अल्फा। और यहाँ पर तो x है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो c1 ही लिख दो एज इट इज।
तो ये आपके सामने पहली इक्वेशन कुछ आ जाएगी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, और इस अल्फा को आप सेकेंड इक्वेशन में भी उठा के रख दो। तो लेट अस पुट इट, तो a2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b2 इंटू अल्फा प्लस c2, ये भी जीरो आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में अपन ने अल्फा रख दिया। अच्छा, बीटा और गामा से मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया मस्ती मस्ती में, ठीक है। तो यहां से मुझे ना दो इक्वेशन मिली है। क्या मिली है? दो इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले यहां तक आप लिखिए, ये जो मैंने रफ में लिख रखा है सामने, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ये तो ऐसी ऐसी चीज बताई मैंने जो आपको पहले से पता है, नथिंग न्यू टू अस। ओके, अब मैं आपको एक और चीज रफ में बताने जा रहा हूँ। ओके, सो हैव अ लुक, आगे देखेंगे। जब अपन बहुत छोटे बच्चे थे, जब अपन कक्षा 10वीं में थे, तो आपको टीचर ने पढ़ाया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, याद है? चैप्टर नंबर 3, क्लास 10th एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को भी रहा होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्या तीन तरीके होते थे उनको सॉल्व करने के। जैसे कि मान लो कोई भी एक रैंडम लीनियर इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है, आई यूज रेड कलर की इंक। सो लेट अस से मेरे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आई एम राइटिंग एनीथिंग इन रैंडम। मैं आपको है ना इस टॉपिक से हट के अभी कुछ बता रहा हूँ, फिर आई गो बैक टू दिस टॉपिक। और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 5x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, कौन से तीन मेथड अपने को बताए गए थे बचपन में इनको सॉल्व करने के लिए? जल्दी से बताइए मुझे, कौन कौन से तीन मेथड अपने को बताए गए थे 10th क्लास में? एलिमिनेशन मेथड याद आया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एग्जैक्टली, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक और था सब्सटीट्यूशन। तो तीन मेथड तो हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। ओके, आप लोग काफी लोग टाइप कर रहे हो, तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग है ना बोले, ट्राई टू स्पीक। एलिमिनेशन मेथड और सब्सटीट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, अब यार इनमें से सबसे आसान कौन सा लगता था आपने? एलिमिनेशन मेरे ख्याल से। सब्सटीट्यूशन वाज आल्सो काइंड ऑफ गुड, है ना, बट एलिमिनेशन काफी ज्यादा यूज करती है जनता। और सबसे इरिटेटिंग जो हमें लगता था दैट वाज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। मतलब काफी इसमें मेहनत लगती थी, बट आई विल बी यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। यार देखो, आप कोई भी मेथड यूज करो, यूज एनी मेथड यू वांट, आपको तीनों से आंसर तो सेम ही मिलेगा, तीनों से आंसर तो सेम मिलेगा। लेकिन ना, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उससे हमारा यहाँ पर सॉल्विंग थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो आई विल बी यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पे। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अपन थोड़ा सा देखते हैं। क्या आपको याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या हुआ करता था? देखते हैं। सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, बताइए। अच्छा, आप लोगों ने मुझसे तो नहीं पढ़ा था, तो हो सकता है आपने थोड़ा सा अलग पढ़ा हो, बट हम लोगों ने क्या देखा था, अपन लिखते थे एक्स अपॉन समथिंग, फिर यहाँ पे क्या लिखते थे, माइनस वाई। मैं तो ऐसे ही सिखाता हूँ, यहाँ पे माइनस वाई लिखते हैं, और आगे क्या लिखते हैं अपन, वन अपॉन समथिंग। याद आ रहा है किसी को? पक्का? अच्छा, यार ये दोनों जो इक्वेशंस है ना, ये दोनों इक्वेशन को मैं a1 b1 और c1 के फॉर्म में लिख देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आसानी से फॉर्मूला समझा सकूँ मैं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। ओके, देखिए, सबसे पहले आपको x बताया जाता था, तो अपन क्या करते थे, x वाले टर्म को हाइड कर देते थे। x वाले टर्म को अपन ऐसे हाइड कर देते थे, इज दैट ओके? और बचता क्या था अपने पास, y, ये वाला टर्म b1 b2 c1 c2, इनको अपन मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ऊपर से नीचे मतलब b1 c2, याद आ रहा है क्या? b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, b2 c1। ये एक पहला तरीका होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे,
इसको उठा के अब y में छुपा देंगे, y को हाइड करेंगे, और ऊपर मैंने यहाँ पे माइनस वाई लिख रखा है, तो दैट वे थोड़ा सा फॉर्मूला आसान हो जाता था। फिर से आप क्या करोगे, A1 C2, देख रहे हो ना, A1 इंटू C2 माइनस A2 इंटू C1, ऊपर ऐसे माइनस ऐसे, तो A1 C2 माइनस A2 C1। याद आया? मैं आपको बस रिवाइज करा रहा हूँ कि क्या पढ़ा था अपन ने लास्ट ईयर, एंड वी विल बी यूजिंग दैट। और लास्ट में क्या होता था, अपन यही चीज को ऐसे C1 C2 को छुपा लेते थे, फिर क्या दिखेगा आपको बेटा, A1 B1 A2 B2, मतलब A1 B2 माइनस A2 B1, यस और नो, तो A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, इसको आप चाहे तो बिल्कुल लिख सकते थे, ठीक है, राइट इट डाउन बिकॉज आई विल बी यूजिंग इट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन तब यूज करते हैं ना जब अपने पास थोड़े से मतलब क्वेश्चंस, इक्वेशन जो है वो सिंपल इक्वेशन ना हो, मुश्किल इक्वेशन हो थोड़ी सी, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज्यादा प्रेफर करते थे यूज करना। ठीक है, अच्छी बात है, हो सकता है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, अब आपको याद आ गया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहां पर देखो ना, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह है, सोच कर देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है A1 अल्फा स्क्वायर B1 अल्फा और C1, और यहाँ पे वही अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, वही अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही तो होता था, यहाँ पर x लिखा होता था, नीचे भी वही x होना चाहिए। देखो, अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर दोनों जगह है, तो उसको अपन x की तरह ट्रीट करेंगे, ये अल्फा स्क्वायर जो है ना, इसको अपन x की तरह मान लेंगे। अरे क्या फर्क पड़ता है, कल को आपको कोई दूसरा अल्फाबेट दे देगा वहां पे, वो PQRS में से कुछ भी दे देगा, तो आप डर थोड़ी जाओगे, उसका जो मतलब है वो तो सेम रहेगा ना। तो यहाँ पर जो अल्फा स्क्वायर है, अगर मैं उसको x से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये कैसी दिखेगी, A1x प्लस, ये जो अल्फा है इसको अगर मैं y से रिप्लेस कर देता हूँ तो B1y प्लस C1, और ये अल्फा स्क्वायर को भी मैं x से रिप्लेस कर देता हूँ, ऐसे ही मस्ती मजाक में अपन ने इसको x मान लिया, ताकि ये थोड़ा सा अपने को फेमिलियर दिखने लगे, जैसा अपन ने बचपन से पढ़ा है, B2y, अल्फा को y मान लिया, प्लस C2। फर्क है दोनों में, एक अल्फा स्क्वायर है और एक अल्फा है, दोनों में फर्क है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक्स वाई क्यों ऐसा मान लिया इनको, ताकि हमको ऐसा दिखाई दे कि दीज टू इक्वेशंस आर नथिंग बट लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स, इन टू वेरिएबल्स, है ना। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, व्हाट आर द टू वेरिएबल्स, पहला वेरिएबल है अल्फा स्क्वायर विच इज एक्स, जो मैंने अभी भी माना है, और दूसरा वेरिएबल है अल्फा, जिसको मैंने वाई मान लिया है। तो क्या अपन इसको सॉल्व करने के लिए तीन मेथड में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं, यस व्हाई नॉट। हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन भी लगा सकते, सब्सटीट्यूशन भी लगा सकते, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते, अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार आप कोई भी मेथड लगा लो। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करूंगा, बिकॉज थोड़ा उससे ना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सरप्राइजिंगली वो थोड़ा मुश्किल लगता है हमें, बट इसमें है ना इजीली सॉल्व हो जाएगा हमसे। ओके, तो व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। रेडी, पक्का? चलिए, पहला अननोन क्या है यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर, तो ऊपर क्या लिखेंगे अपन, ऊपर अपन x लिखते थे, लेकिन अभी x की जगह क्या है, अल्फा स्क्वायर, तो आई विल बी राइटिंग अल्फा स्क्वायर। यस और नो, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अभी देखो, ये जो यूजफुल यंत्र है इसको मैं यूज करता हूँ छुपाने के लिए, तो इससे मैंने क्या कर दिया कि इसको छुपा दिया। अगर इसको छुपा दिया तो अपने पास क्या बचेगा, B1 C2 माइनस B2 C1, चमका, ऊपर नीचे माइनस नीचे ऊपर, तो B1 C2 माइनस B2 C1 लिख दूं, पक्का? तो B1 C2 माइनस B2 C1। ओके, नाइस, वेरी गुड। सेकंड सेकंड में अपन क्या लिखते थे यहाँ पे, माइनस ऑफ वाई, अरे देखो ना, इधर माइनस ऑफ वाई लिखते थे, तो इधर वाई का काम कौन कर रहा है, वाई का काम कर रहा है अल्फा, तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ अल्फा, माइनस ऑफ अल्फा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको छुपा देंगे ऐसे, और क्या क्या बचा अपने पास, A1 ऊपर इंटू नीचे, A1 C2, ठीक है, माइनस A2 C1। रेडी हो ना, क्लास 10th का ही कंसेप्ट यूज कर रहा हूं मैं। आप मेरे को बोल सकते हो कि सर आपने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं यूज करा, भाई मेरी मर्जी, मेरा मन नहीं कर रहा यूज करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जल्दी आंसर आएगा इस केस में। ठीक है, आपको करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, टाइम लगेगा उसमें। तो A1 C2 माइनस A2 C1। ओके, लास्ट में क्या होता था, वन, वन के लिए अपन किसको छुपाएंगे, C1 C2 को,
तो ये C1 C2 को आप छुपा दो, जस्ट हाइड देम। इनको अगर अपन ने छुपा दिया, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, याद रखना है ना, A1 B2 माइनस A2 B1। इज दैट ओके? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ओके, चलिए, आई होप थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंडीशन निकाल रहे हैं ताकि एक रूट कॉमन आ जाए। एक रूट कॉमन होने की कंडीशन निकाल रहे हैं, फिर दो रूट कॉमन होने की कंडीशन निकालेंगे। ओके, तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट अपन हम निकाल लेंगे। सबसे पहले अपन कैसे सॉल्व करते थे इन दोनों इक्वेशंस को, याद है आप लोगों को? डू यू रिमेंबर? फर्स्ट वाले को अपन थर्ड से इक्वेट करते थे और सेकंड वाले को भी अपन थर्ड से इक्वेट करते थे। अब देखो यार, राम इज इक्वल टू श्याम इज इक्वल टू घनश्याम, इसका मतलब क्या है, आप इसमें से कोई भी दो को इक्वेट कर सकते हो। इधर राम को आप घनश्याम से इक्वेट कर दो, या फिर शाम को भी आप घनश्याम से इक्वेट कर दो। समझ में आ रहा है? आप कोई भी दो को इक्वेट कर सकते हो, बिकॉज ऑल द थ्री आर इक्वल। तो यहाँ पर भी अपन वही चीज करने वाले हैं, ठीक है। व्हाट आई विल डू, क्लास 10th में जो अपन करा करते थे, इसको और इसको अपन इक्वेट करेंगे। या तो एक काम करता हूँ मैं, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दो, क्या दिक्कत है? क्योंकि इधर जब आप इक्वेट करोगे तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर कटेगा, तो हो सकता है अपना काम आसान हो जाए। तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देता हूँ, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, कॉमन रूट ही तो निकालना है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को इक्वेट कर देते, ठीक है। तो जब इक्वेट करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस अल्फा जो है, इसको मैं इधर नीचे बुला लेता हूँ, और ये वाला जो आइटम है इसको ऊपर भेज देता हूँ। इसको अपन हिंदी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इसको नीचे इसको ऊपर, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि अल्फा स्क्वायर के नीचे माइनस अल्फा आ जाएगा, और यहाँ पर ये वाला जो बड़ा सा आइटम है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टे विथ मी, हल्का सा आपको लगेगा कि ये मुश्किल है, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। और यहाँ पे A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक है क्या? ओके नाइस। तो ये अल्फा और अल्फा स्क्वायर कटेगा, और इधर LHS में क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा, और RHS में क्या आ जाएगा, RHS में आ जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन, नीचे क्या लिखा है, A1 C2 A2 C1। यार मैं ना क्या करना चाहता हूँ पता है, ये जो माइनस साइन है इसको RHS में फेंक देना चाह रहा हूँ, ठीक है। RHS में आप फेंक दोगे तो क्या करो ना, नीचे वाले को उल्टा कर दो, माइनस साइन। अरे यार, आपको आपने ये पढ़ा होगा ना कि अगर राम माइनस श्याम है, और अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उल्टा हो जाता है, श्याम माइनस राम हो जाता है ना। तो माइनस साइन जो है वो नीचे पहुंचा देता हूँ, ऊपर भी पहुंचा सकते हो बट मैं नीचे पहुंचा दे रहा हूँ। तो अगर आप नीचे पहुंचा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला आइटम जो है वो बाद में है, अब पहले आ जाएगा। तो A2 C1 माइनस, ये हो जाएगा A1 C2, ठीक है। ये माइनस यहाँ से हटा दिया मैंने। तो चलो, अपने पास अल्फा का वैल्यू आया, ठीक है। यहाँ पर ये 7 कैसे लिख दिया मैंने, गलती से लिख दिया होगा ना, माइनस अल्फा ही रहेगा। ओके, राइट डाउन, अल्फा का वैल्यू तो आ गया अपने पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देते, तो अल्फा का एक और वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। लेट अस इक्वेट दीज टू, तो वी विल गेट वन मोर वैल्यू ऑफ अल्फा। दोनों अल्फा है तो दोनों सेम होना चाहिए, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यार देखने में तो बड़ा कठिन लग रहा है सर ये टॉपिक, इतना मुश्किल टॉपिक क्या IIT में हम कर पाएंगे? बिल्कुल। मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, उससे सब आसानी से हो जाता है, ठीक है। ये तो पूरी कहानी है, तो ये कहानी अपने को देखनी पड़ेगी। अभी देखिए, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने, माइनस अल्फा इज इक्वल टू ये वाला आइटम ऊपर, ठीक है। ये वाला आइटम ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, A1 C2 माइनस A2 C1 एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अच्छा, ये जो माइनस साइन है इसको मैं हटा के RHS में दे देता हूँ। RHS में ऊपर दे दो या नीचे दे दो, न्यूमरेटर में दे दो या डिनोमिनेटर में दे दो, कहीं भी दे दो। चलो मैं न्यूमरेटर में दे देता हूँ। तो माइनस साइन अगर यहाँ जाएगा तो ये राम माइनस श्याम बन जाएगा, श्याम माइनस राम, उल्टा हो जाएगा ना। तो A2 C1 पहले आ जाएगा, ऐसा लिख देता हूँ A2 C1। आप चाहे तो डिनोमिनेटर में दे दो और इसको उल्टा कर दो, क्या फर्क पड़ता है, A2 C1 माइनस A1 C2, ओके, अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। यस और नो, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? तो यार अल्फा का वैल्यू ये भी है और अल्फा का वैल्यू ये भी है, मतलब दोनों अल्फा के वैल्यू है, दोनों अल्फा के वैल्यू है। तो अल्फा का जो आंसर आ रहा है अपन उसको इक्वेट कर सकते हैं। सोचो, ये अगर इक्वेशन नंबर
3 बोल दूं मैं इसको, और इसको अगर 4 बोल देता हूँ, तो इक्वेशन 3 और 4 में क्या है, दोनों साइड आरएचएस में अल्फा का वैल्यू है, दोनों का आरएचएस आप इक्वेट कर दो, मतलब अल्फा का वैल्यू ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। व्हाट आई कैन राइट, कि दोनों का आरएचएस b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, थकना नहीं है अपने को, डरना भी नहीं है। ठीक है, आप लिखते जाइए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपके लिए सारी चीजें आसान कर दूंगा एंड में। इज इक्वल टू, इधर भी आरएचएस देखेंगे क्या है, पूरा छाप दो एज इट इज, a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। दोनों को इक्वेट करा मैंने, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को। ठीक है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन एक कंडीशन फाइनली बना सकते हैं। अब देखो, ये a2c1 माइनस a1c2 और ये भी a2c1 माइनस a1c2, मतलब ये अगर मसाला है तो ये भी मसाला है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मसाला इंटू मसाला क्या हो जाएगा, मसाला स्क्वायर। तो दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई किया और इसको ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर एलएचएस में क्या आ जाएगा, b1c2 दिस थिंग इंटू दिस थिंग। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप है अपनी, इसके बाद अपनी जिंदगी बहुत आसान होने वाली है। b1c2 माइनस b2c1 इंटू a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू a2c1 माइनस a1c2, a2c1 माइनस a1c2 दोनों को आप कर दो मल्टीप्लाई, तो a2c1 माइनस a1c2 दोनों सेम चीज है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये अपने पास जो चीज आई है ना, इसको हम कहेंगे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। मतलब सर हालत खराब हो गई, इतना बड़ा कंडीशन लाने के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत करा है। मतलब दिस इज कंडीशन ऑफ वन रूट कॉमन, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। ठीक है, सो इसको अपन बोलेंगे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। ये होती है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। ठीक है, नॉर्मली टीचर्स क्या बोलेंगे कि इसको आप रट लो और सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर दो। ठीक है, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। तो सर आपने बताया ही क्यों, इतना सारा क्यों बताया अगर इसको रटना नहीं है तो? यार देखो, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप लोग क्या करोगे ना, फिर बोलोगे कि सर बुक में तो ये फॉर्मूला गिवन है, क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे आके फिर मेरे को ही बोलते हैं कि सर ये वाले फॉर्मूले क्यों नहीं यूज कर सकते हम। तो यार मैंने आपको लिखवा दिया है, ये फॉर्मूला होता है कॉमन रूट का। कॉमन रूट की कंडीशन अगर आपको दो इक्वेशन दी जाती है, तो आप कॉमन रूट की ये वाली कंडीशन लगाना चाहे अगर तो लगा सकते हो, बट ये आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी क्या गारंटी? तो कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए ना जो हमको याद भी रहे और थोड़ा सा लॉजिकल भी लगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, बट अभी फिलहाल आप इसको लिख के रख लीजिए। ठीक है, इसको फिलहाल आप लिख के रख लीजिए। तो इसको है ना, मैं बोलता हूँ एनएनआर। एनएनआर मतलब क्या होता है, नो नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, ऐसे बहुत सारी एनएनआर चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आपको याद नहीं करनी है उसका मैं आपको तरीका या ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो लिखिए यहां तक पहले आप। तो ये हो गया एक रूट कॉमन आने के लिए कंडीशन। अगर अपने पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उनमें अगर एक रूट कॉमन है, तो आप ये रेड बॉक्स वाली कंडीशन लगा सकते हो, बट लगाना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको याद ही नहीं होगा यार, मेरे को खुद याद नहीं है, आप कैसे याद रख लोगे? मैंने कभी इसको याद रखा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके बिना ही क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा, ये तो एक रूट कॉमन के लिए अपन ने सॉल्व कर लिया, वन रूट कॉमन केस वन। ये अपना पूरा सॉल्व हो गया, ऑल्दो काफी डिफिकल्ट लगा अपने को, बट चलो खत्म हो गया, अच्छी बात है। केस टू देखते हैं, बोथ रूट्स कॉमन। ठीक है, अगर दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो हम क्या करेंगे, पहले आप यहाँ तक लिख लो। आई डोंट वांट कि अपने लिखा ना हो और फिर आप आगे बढ़ जाओ। ओके, आगे बढ़े। बोथ रूट्स कॉमन ना बहुत आसान है, तो इट्स अ गुड न्यूज कि भाई ये तो काफी आसान है। अगला वाला जो है वो एक्चुअली लिटरली इट इज वेरी इजी, यू विल फाइंड इट आउट योरसेल्फ। तो केस टू लिखेंगे अपन, थोड़ा स्टाइल मार के ऐसा लिख देता हूँ, केस टू बोथ रूट्स कॉमन। ठीक है, तो आपको डर लग रहा है अभी तक? थोड़ा बहुत तो लग रहा होगा यार। थोड़ा बहुत तो डर लगेगा, एज ए स्टूडेंट तो मैं भी डर गया था कि बाप रे ये सब क्या लिखवा दिया सर ने। ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि
क्या किया जा सकता है? अभी दो रूट्स कॉमन की बात करते हैं। मान लो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक इक्वेशन है a1x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, तो a1x स्क्वायर b1x प्लस c1, ये पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मान लो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट्स कॉमन है। मतलब अगर इसका एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट इसका अगर बीटा है, दूसरा रूट इसका अगर बीटा है, तो नीचे वाली इक्वेशन के साथ भी सेम हो रहा है। इसका भी एक रूट बीटा है और दूसरा रूट अल्फा है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के रूट्स क्या है? अल्फा बीटा, मतलब बोथ रूट्स आर सेम, बोथ रूट्स आर कॉमन। तो बोथ रूट्स कॉमन लाने की क्या कंडीशन होगी? बोथ रूट्स कॉमन लाने की क्या कंडीशन होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, देखते हैं। देखो, यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन में आप देख रहे हो रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। आई रिपीट, रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो पहली वाली इक्वेशन में अगर मैं सम ऑफ द रूट्स लिखना चाहूंगा तो सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा। यस और नो? सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अरे आपको सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला याद है ना, क्लास 10th में पढ़ा था अपन ने, माइनस ऑफ b1 बाई a1। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में जो सम ऑफ द रूट्स आएगा वो क्या आएगा? माइनस ऑफ b1 बाई a1। और दूसरी इक्वेशन में जो सम ऑफ द रूट्स आएगा दैट विल बी अगेन अल्फा प्लस बीटा। सोचकर देखो, क्योंकि इसके भी रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा? सेम आएगा। तो मैं यहीं पे इक्वेट करके लिख देता हूँ, कंटिन्यू। तो सेकंड इक्वेशन के लिए जो सम ऑफ द रूट्स आएगा यहीं पे इक्वेट कर देते हैं। वो क्या आएगा? इसका b2 अपॉन इसका a2 का नेगेटिव। अरे b मतलब क्या होता है? x का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और उसमें नेगेटिव साइन। तो माइनस ऑफ b2 अपॉन a2। ये आ रहा है क्या समझ में अपने को? तो ये माइनस और माइनस जब कट जाएगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा, यार यहाँ पे ना b1 लिखना चाह रहा था मैं। हाँ भाई, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा? देखिए, ये b1 और b2 को एक साथ लिख देता हूँ मैं, b1 अपॉन b2, और a1 अपॉन a2 को, शांति रखे बिल्कुल, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। सोचो, a1 को इधर और b2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा? a1 अपॉन a2 आ जाएगा इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इज दैट ओके? चेक करके देखो यार, कुछ थोड़ी करा मैंने। ये a1 और b2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है बस। तो ऊपर a1 चला गया इधर और इधर b2 आ गया। तो a1 अपॉन a2 वही लिखा है इधर, और b1 अपॉन b2 वही लिखा है इधर। चमका? नहीं चमका है तो बता देना मुझे, मैं फिर से समझा दूंगा। थोड़ा सा मैंने उसको फास्ट लिख दिया है। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, पहले इक्वेशन में जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी बाय ए, तो c1 बाय a1। और दूसरी इक्वेशन में भी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, सेम। तो यहीं पे इक्वेट करके लिख देता हूं मैं, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसका c अपॉन इसका a, मतलब c2 अपॉन a2, c2 अपॉन a2। तो यहां से भी आप क्या लिख सकते हो? इट इंप्लाइज, इट इंप्लाइज, देखो इधर रफ में देखो, c1 अपॉन c2, c1 अपॉन a1 इज इक्वल टू c2 अपॉन a2। ठीक है, a1 को उधर पहुंचा दो और c2 को नीचे ले आओ, तो क्या आ जाएगा? c1 अपॉन c2, और a1 ऊपर चला गया तो a1 अपॉन a2 आया। यस सर नो? पीयूष यहीं से समझ लो, है ना, मैं बता दूंगा आपको। तो a1 अपॉन a2, इसको पहले लिख दिया मैंने, इट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इधर भी देखिए, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स आपको याद है ना क्या होते थे? अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, याद होना चाहिए यार, अपन ने क्लास 10th में पढ़ा है, इनफैक्ट क्लास 9th में भी पढ़ा है अपन ने। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। देख लो इधर, है ना, आप बोल रहे हो अल्फा, सम ऑफ द रूट समझा दो फिर से, देख लो इधर क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और उनका नेगेटिव। तो एक्स का कोएफिशिएंट b1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a1 और उनका नेगेटिव, ये हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स। नीचे भी अगर आप सम ऑफ द रूट्स लिखोगे तो क्या आएगा? सेम रूट्स है ना दोनों के, अल्फा और बीटा, तो इधर भी सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा आएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस b2 अपॉन a2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके, मैंने क्या इनको डायरेक्टली इक्वेट कर दिया ना। देखो, दोनों का एलएचएस क्या है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो दोनों का एलएचएस अगर अल्फा प्लस बीटा है तो आरएचएस भी सेम होगा। दोनों का एलएचएस सेम है ना, तो आरएचएस भी सेम होगा। तो आरएचएस क्या है? b1 अपॉन a1
इज इक्वल टू माइनस ऑफ B2/E2, दोनों का RHS इक्वेट कर दिया मैंने, माइनस माइनस कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये A1 को उस तरफ पहुंचा रहा हूँ और ये B1 को नीचे ला रहा हूँ, B2 को, तो B1 और ये B2 नीचे इधर आ गया और A1 ऊपर चला गया, A2 नीचे आ गया। तो इसको ऐसा लिख सकते हो ना, A1/A2 को पहले लिख दिया और B1/B2 को बाद में लिख दिया। ठीक है, आया समझ में अभी? ओके, लिखो यहाँ तक प्लीज। ये मिटा देता हूँ मैं, रफ वर्क, इसका कुछ खास काम नहीं है। ओके, अब इन दोनों से मैं क्या बता सकता हूँ फाइनली, व्हाट आई कैन राइट विद दीज टू, मैं इन दोनों से क्या लिख सकता हूँ? देखो भाई, दोनों का LHS क्या है, A1/A2, A1/A2, तो दोनों का LHS सेम है इन दोनों इक्वेशन का, तो दोनों का RHS भी सेम होगा। देखो ना, अगर राम इज इक्वल टू श्याम है और राम इज ऑल्सो इक्वल टू घनश्याम है, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि राम इज इक्वल टू श्याम इज इक्वल टू घनश्याम होगा? सोच कर देखो, राम तो भाई श्याम के भी बराबर है, राम इज ऑल्सो इक्वल टू घनश्याम, तो आप क्या बोल सकते हैं, राम श्याम घनश्याम तीनों ही आपस में बराबर है। ठीक है ना, कॉमन सेंस नाम की एक चीज होती है, वही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर LHS और LHS दोनों का क्या है, A1/A2, तो दोनों का जो LHS है A1/A2, उसको मैंने राम मान लिया। इफ राम इज इक्वल टू श्याम एंड राम इज ऑल्सो इक्वल टू घनश्याम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राम श्याम के भी बराबर है और घनश्याम के भी बराबर है, मतलब राम इज इक्वल टू श्याम इज इक्वल टू घनश्याम, मतलब तीनों इक्वल होंगे। सही बात है, तीनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अगर इंसान में कॉमन सेंस होगा तो वो समझ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इट्स नॉट, नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व, काफी आसान है। तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये दिस इज द कंडीशन ऑफ बोथ रूट्स कॉमन, ये तो बड़ा आसान है याद रखना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में बोला जाए बोथ रूट्स कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, इधर देखो प्लीज सामने हर कोई, हाँ, ये जो A1 है और ये जो A2 है, इनका रेशो इट शुड बी इक्वल टू B1 और B2, इनका रेशो इट शुड बी इक्वल टू C1/C2। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अगर बोथ रूट्स कॉमन हुए तो ये कंडीशन लगेगी, अगर वन रूट कॉमन हुआ तो ये कंडीशन लगेगी। अब ये कंडीशन तो भाई हमसे याद नहीं होने वाली है, ठीक है, ये तो हमसे याद नहीं होने वाली, तो इसका एक ऑल्टरनेट तरीका मैं आपको सिखा दूंगा, क्या दिक्कत है? यहां तक लिख लो प्लीज। तो अपन ने वन रूट कॉमन और टू रूट कॉमन दोनों की कंडीशन देख ली है। अब डायरेक्टली इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। जस्ट अ मिनट सर, दिस कंडीशन इज नियरली इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, केस 2। नहीं समझा मैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब? Sir, we also had another formula for cross multiplication. हाँ, तुम वो बता रहे हो ना कि दो लाइंस पैरेलल होती थी, उसकी कंडीशन होती थी कोइंसिडेंट। हाँ, दो yes. लाइंस अगर कोइंसिडेंट होती थी उसकी कंडीशन होती थी, एक्चुअली आप उससे भी याद रख सकते हो। ये है क्या, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ऐसा मान लो ये एक्स है और ये वाई है, सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा आप ट्रीट कर सकते हो। तो थोड़ा सा उस तरीके से आप सोच सकते हो कि दोनों में दोनों ही रूट्स कॉमन आ रहे हैं, खैर उतना मत सोचना क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन हाँ, ये पैरेलल जो दो लाइंस कोइंसिडेंट होती थी ना, उसकी कंडीशन क्या होती थी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, कुछ कुछ वैसा ही है ये, लेकिन नॉट एग्जैक्टली exactly। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन, तो अपने को समझ में आएगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को ट्राई किया जाता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, आपको हर जगह हर किताबों में, इनफैक्ट बहुत सारे लोग ना ये बोलते हैं कि जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड अप्लाई इट। मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे खुद ये फॉर्मूला याद नहीं होता है और मैं हमेशा एक सिंपल ट्रिक है वो यूज करता हूँ, तो हम लोग भी वही करने वाले हैं। सो आई विल राइट डाउन ए क्वेश्चन फॉर यू, लिखिए, फाइंड के, फाइंड के फॉर विच
for which this equation 3x square plus 4kx 3x square plus 4kx plus 2 equals to 0, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है 2x square plus 3x minus 2 equals to 0 have common roots। ठीक है, have common roots, ये अपना क्वेश्चन है। ओके तो यार मेरी बात आप ध्यान से सुनना है ना। पहली बात तो यहाँ पर अपने को बताया ही नहीं कि वन रूट कॉमन है या टू रूट कॉमन है, बोथ रूट कॉमन है। बताया है क्या? नहीं। उसने हमसे ना ये बात छुपा ली कि एक रूट कॉमन है या एक से ज्यादा रूट कॉमन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमको है ना दोनों केस लेने पड़ेंगे। केस 1 अपन ले लेंगे कि बोथ रूट कॉमन है, और केस 2 हम ले लेंगे कि वन रूट कॉमन है। तो ऐसे अपने को खुद से ही मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने हैव कॉमन रूट्स बोला है। उसने क्लियरली नहीं बोला कि हैव वन रूट कॉमन या हैव बोथ रूट्स कॉमन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ता है, खुद से ही चेक करना पड़ता है कि भाई एक रूट कॉमन है या दो रूट कॉमन है, दोनों के लिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो आप बताइए कि कौन सी कंडीशन आसान है, बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन सॉल्व करना आसान है या वन रूट कॉमन की कंडीशन सॉल्व करना आसान है? ऑफ कोर्स बोथ रूट्स की ज्यादा आसान है। तो पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। भाई जिंदगी का यही तो तरीका होता है, आसान चीजें आप पहले कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं केस 1 बोथ रूट्स कॉमन। ठीक है, बोथ रूट्स कॉमन। अच्छा हाँ, मेरे को एक और चीज़ याद आई है कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थोड़ा बीच में ज्वाइन किया था या फिर अभी अभी ज्वाइन किया है, आप लोगों को मैं ना नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो पीडीएफ नोट्स है ना, एकदम सिस्टमैटिक लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर एंड तक फॉर ऑल द चैप्टर्स। तो अगर आपको नोट्स चाहिए बाय चांस, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, मैं मैसेजेस का रिप्लाई बहुत जल्दी नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरी क्लासेस जो है ना चलती रहती नॉन स्टॉप। जैसे अभी 7:30 है सुबह, तो रात के 7:30 तक चलेगी। ठीक है, आप ही का इवनिंग बैच जो है उनको भी पढ़ाना है शाम को ही, तो थोड़ा सा टाइम की कमी होती है, बट मैं कभी ना कभी तो रिप्लाई कर ही दूंगा। ठीक है, तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, पूरे ट्रिग्नोमेट्री के, लॉगरिदम के और इवन सेट थ्योरी के भी नोट्स मैं आपको दे सकता हूँ। तो जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, तो आपके पास एक लोड कम हो जाएगा कि यू वोंट हैव टू राइट। आप वो नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लेना, चाहे घर में प्रिंटर हो या नहीं हो, कहीं से भी निकाल लेना। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है, लेकिन यू कैन डू दैट। आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा ना, फिर आप उन्हीं प्रिंट आउट्स में लिख सकते हो जो आपको ऊपर से लिखना है। तो आपको लिखना नहीं रहेगा, सिर्फ समझना रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सर मैं तो पूरा लिखूंगा खुद से ईमानदारी से, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। खैर कमिंग बैक टू दिस, केस 1 ले लेते हैं कि अगर दोनों रूट्स कॉमन हुए। दोनों रूट्स कॉमन की क्या कंडीशन होती है बताइए जल्दी से। दोनों रूट्स कॉमन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। नहीं आया समझ में? अरे a1/a2 मतलब 3/2, दिस शुड बी इक्वल टू b1/b2 मतलब x का कोएफिशिएंट 4k/3 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 2/-2। आया क्या समझ में? 2/-2। ठीक है, तो तीनों चीजें आपस में इक्वल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो पहला वाला क्या है 1.5, दूसरा वाला है 4k/3 और तीसरा वाला क्या है -1। अगर आप कोई भी दो को इक्वेट करोगे ना, तो अगर आप फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करते हो तो क्या आएगा अपने पास 1.5 शुड बी इक्वल टू -1। ये क्या होता है? ये होता है नॉनसेंस। दिस इज नॉनसेंस। 1.5 और -1 दो नंबर से जो कि इक्वल नहीं है, लेकिन इस दो कंडीशन बोथ रूट्स कॉमन रूट वाली कंडीशन से आपको क्या आइडिया मिल रहा है? आपको ये मिल रहा है कि 1.5 और -1 बराबर होने चाहिए, और ये होता है नॉनसेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरी चीज नॉनसेंस है। दिस होल थिंग इज नॉनसेंस। मतलब बोथ रूट्स कॉमन नहीं हो सकते हैं, दोनों की दोनों रूट्स कॉमन हो ही नहीं सकते, एक ही रूट कॉमन रहा होगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने बोथ रूट कॉमन की कंडीशन लगाया, फिर अपने को क्या सिखाया जाता है कि या तो आप फर्स्ट टू को इक्वेट कर दो या सेकंड टू को इक्वेट कर दो या फर्स्ट टू थर्ड को इक्वेट कर दो। तो इसमें फर्स्ट टू थर्ड को जब आप इक्वेट करोगे तो दोनों का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। 1.5 और -1 ये दोनों इक्वल थोड़ी ना आते। दिस इज नॉनसेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बोथ रूट्स कॉमन वाली कंडीशन ही पूरी की पूरी नॉनसेंस है, मतलब बोथ रूट्स कॉमन हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो केस 1 जो हो गया अपने लिए, इट इज कंप्लीटली बोगस। मतलब बोथ रूट्स कॉमन हो ही नहीं सकते, मतलब एक ही रूट कॉमन रहा होगा। तो दूसरा केस जो होगा ओनली वन रूट कॉमन। लिखे मेरे साथ। तो
इसका लिख लो है ना, मतलब इट इम्प्लाइज दैट बोथ रूट्स कैन नॉट बी कॉमन, या तो ऐसा लिख लो बोथ रूट्स कॉमन कंडीशन इज नॉनसेंस। भाई 1.5 और 1 -1 ये दोनों इक्वल थोड़ी है, तो इसीलिए इट इज नॉनसेंस। ठीक है, केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या आएगा, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। यहां से आपका लर्निंग चालू होता है, यहाँ से आपकी लर्निंग जो है वो स्टार्ट होती है। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन के लिए क्या सिखाया मैंने आपको, ये वाला फॉर्मूला b1c2 - b2c1 इंटू a1b2 - a2b1 इज इक्वल टू a2c1 - a1c2 का होल स्क्वायर। आपको अगर ये वाली कंडीशन याद है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल यहाँ पर वो कंडीशन लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा, बट मेरे को तो याद नहीं है भाई, और मैं याद करना भी नहीं चाहता हूँ। तो हमें ना हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ढूंढेंगे, ठीक है। वो तरीका क्या है कि ये है आपकी दोनों की दोनों इक्वेशंस, दीज आर द टू इक्वेशंस। तो मैं इनको फिर से लिखना चाह रहा हूँ, खैर मेरे पास तो फैसिलिटी है कॉपी पेस्ट करने की, आपको फिर से लिखना पड़ेगा, तो प्लीज राइट इट डाउन अगेन। क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट पे नजर लग गई, वेरी नाइस। देखिए एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, ठीक है। अब यार मेरे पास ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में ना आपको एक रूट कॉमन मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। यार एक बात सुनो मेरी ध्यान से, हर कोई प्लीज स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग एवरीवन। एक मिनट है ना, मैं अटेंडेंस देख रहा हूँ, अटेंडेंस में कौन कौन गायब है आज। ओके 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 ओके, कुछ लोग गायब है आज, पता नहीं क्यों। चलिए, उनको लगा था कि कल भी क्लास ऑफ है तो आज भी ऑफ होगी, ऐसा नहीं होगा है ना। चलिए मैं आगे बताता हूँ। यार ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन के तो तीनों कोएफिशिएंट गिवन है अपने को, तो अपन तो इसके रूट निकाल सकते हैं, सेकंड इक्वेशन के तो रूट्स ही निकाल सकता हूँ मैं, साक्षात रूट निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो रूट कैसे निकालेंगे इसके बताइए, एनीवन। इसको रफ में सॉल्व कर लेते हैं, 2x² + 3x - 2 = 0, इसके तो रूट्स निकाल सकते हैं अपन आराम से, निकाल लें पक्का। बताइए, इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से कर देता हूं मैं, तो 3x कैसे स्प्लिट करेंगे, -4 और +3 चाहिए आपको, बताइए। -4 और +3 सम होना चाहिए और -4 प्रोडक्ट होना चाहिए, तो क्या मैं इसको 4x - 1x - 2 लिख दूं, सोच कर देखो। 4 × -1 विल बी -4 एंड 4 - 1 विल बी +3, 2x कॉमन लेंगे अगर तो x + 2 आ जाएगा, माइनस ऑफ x + 2 = 0। यहाँ से अगर अपन x + 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 1 = 0 आ जाएगा, तो आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे, क्या x = -2 और x = +½ ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी कम आई है ना, मेरे को काफ़ी ज़ोर से हेडेक हो रहा है, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा, आप मेरे को बस फॉलो करते जाए, ठीक है। अगर आवाज़ बहुत कम आती है तो मेरे को बता देना, आई विल पिच इट अप। तो आपको तो रूट्स ही पता है भाई इसके, पहला रूट क्या है, पहला रूट है -2 और दूसरा रूट है +½ यस और नो। और ऊपर वाली इक्वेशन का रूट अपने को नहीं पता है, तो आप यहाँ पर है ना कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, जरूरी थोड़ी कि ये फॉर्मूला यूज करना है ना, बिल्कुल नहीं। लेट अस यूज कॉमन सेंस। नीचे वाले के तो रूट्स ही पता है अपने को, -2 या +½ ऊपर वाले के रूट्स अपने को पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इन दोनों में एग्जैक्टली वन रूट कॉमन होगा। क्या होगा, एग्जैक्टली एक रूट कॉमन होगा और दूसरा रूट अनकॉमन होगा, क्योंकि बोथ रूट कॉमन तो हो ही नहीं सकते। अपन ने बोथ रूट कॉमन की कंडीशन चेक कर ली, इट इज इम्पॉसिबल कि दोनों के दोनों रूट कॉमन हो जाए, ठीक है। तो एक ही रूट कॉमन होगा, तो वो कॉमन रूट क्या हो सकता है, या तो दोनों में -2 कॉमन हो सकता है, यस और नो, या तो दोनों में, नीचे वाले के तो रूट्स ही पता है यार आपको, तो कॉमन रूट क्या हो सकता है, या तो -2 हो सकता है या तो ½ हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो क्यों ना मैं इसको कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर लूं, कॉमन रूट्स का क्वेश्चन कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएगा। क्या कि केस 1 ये हो सकता है कि x is equal to -2 is the common roots, is the common root, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख रहा हूं मैं ना, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं ताकि मेरे को जगह मिल जाए,
तो केस 1 क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू -2 इज द कॉमन रूट, या ऐसा हो सकता है कि जो कॉमन रूट है वो हाफ हो जाए। दो ही पॉसिबिलिटी है, तो क्यों ना मैं दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लूँ, इतना बड़ा फॉर्मूला कौन लगाएगा, है ना। इतना बड़ा फॉर्मूला तो अपने से नहीं लगने वाला है। अभी तो आप फिलहाल फिर भी लगा सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप भूल जाओगे। तो हमने क्या बोला कि ये भी हो सकता है कि या तो -2 एक कॉमन रूट हो, या तो फिर +½ कॉमन रूट हो। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू +½ इज द कॉमन रूट। इज दैट ओके? अच्छा, सुनो मेरी बात अब ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर -2 कॉमन रूट है, मतलब -2 मतलब क्या हो गया कि -2 इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसको तो सेटिस्फाई करा के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जीरो तो आना ही है। अच्छा, इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। अगर -2 कॉमन रूट है तो क्या होगा, देन इट विल सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि आप उसको पुट करोगे, जीरो आंसर आएगा। इट विल सेटिस्फाई बोथ इक्वेशंस, या फिर इक्वेशन नंबर 1 तो लिख दो, इट विल सेटिस्फाई बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इसको पहली इक्वेशन में डाल देता हूँ, x इज इक्वल टू -2 को पहली इक्वेशन में डाल देता हूँ। तो पहली इक्वेशन में दुनिया में जहां जहां x है, दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां -2 डाल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू के इंटू एक्स। एक्स क्या है बेटा यहाँ पे, x है -2, ओके, +2। और ये -2 डालने पे आपका आंसर 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि -2 इसका रूट है। केस 1 के हिसाब से -2 जो है वो दोनों का रूट है, -2 दोनों का रूट है, तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड वाले को सेटिस्फाई करा के आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको तो 0 मिल जाएगा सीधे। फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई करके भी 0 मिलना चाहिए, तो यहाँ से आपको के का वैल्यू पता चल जाएगा। 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, प्लस यहाँ पे हो जाएगा -8k +2 इज इक्वल टू 0। तो 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14 इज इक्वल टू 8k। तो k इज इक्वल टू 14/8 आ जाएगा। 2 7 ज़र 14, 2 4 ज़र 8, तो k का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, 7/4। ठीक है, ये डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऑप्शन में मिलेगा कि k इज इक्वल टू 7/4। ठीक है, अगर -2 कॉमन रूट हुआ तो k का वैल्यू क्या होगा, तो k का वैल्यू होगा 7/4। ये आ रहा है समझ में? लिखो यहां तक प्लीज। और अगर हाफ कॉमन रूट हुआ, हाफ कॉमन रूट हुआ तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। आप देख रहे हो मैंने क्या करा है इस क्वेश्चन में, मैंने कॉमन सेंस यूज करा है कि एक बार या तो -2 कॉमन रूट ले लेते, एक बार +½ क्योंकि हम साक्षात रूट कैलकुलेट कर पाए, दोनों ही इक्वेशन के हमने रूट्स कैलकुलेट कर लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ x इज इक्वल टू हाफ इज द कॉमन रूट, तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड इक्वेशन में तो 0 आ जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन में भी हाफ रखने पे 0 आना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां हाफ रखेंगे, प्लस 4 इंटू के इंटू एक्स, एक्स की जगह फिर से यहाँ पे हाफ रखेंगे, +2 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू हाफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2k, और यहाँ पे आ जाएगा 2। आ रहा है क्या समझ में? तो ये 3/4 + 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ओके काफी लोग, द वैल्यू ऑफ के कैन ऑल्सो कम इन डेसिमल फॉर्म। यार वो तो डिपेंड करता है ना ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में अगर 7/4 दिया तो अच्छी बात है, डेसिमल में दिया तो फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। हाँ भाई, तो ये 2k प्लस 2 + 3/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.75, मतलब 4 2 8। एलसीएम ले रहा हूँ मैं ना, 4 2 8 प्लस 3 11, 11/4 इज इक्वल टू 0। तो 2k आ जाएगा -11/4, तो k का वैल्यू आ जाएगा -11/8। तो के ना दो आंसर आ रहे हैं। इसको अपन कहते हैं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस। इसमें है ना एक से ज्यादा आंसर आते हैं हमारे। ठीक है, तो के का वैल्यू या तो 7/4 होगा, या तो -11/8 होगा। स्टॉप राइटिंग बच्चों, प्लीज हर कोई लिखना छोड़े, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। जब जब के का वैल्यू 7/4 होगा, नहीं नहीं आप लोग सुन नहीं रहे हो, आई वॉन्ट कंप्लीट कंसेंट्रेशन। जब के का वैल्यू 7/4 होगा, तब ना इन दोनों इक्वेशन में -2 विल बी द कॉमन रूट। ओके, सेकेंड रूट जो होगा उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, बट वो कॉमन तो नहीं होगा बिकॉज बोथ रूट्स कैन नॉट बी कॉमन।
ये अपन ने सॉल्व कर लिया। और जब k का वैल्यू -11/8 होगा तो अब इन दोनों इक्वेशंस में जो कॉमन रूट होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू हाफ। तो हाफ दोनों इक्वेशन में रूट होगा, दोनों इक्वेशन का रूट होगा हाफ। तो k के दो अलग अलग वैल्यू पे आपको दो अलग अलग तरीके से कॉमन रूट्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप साक्षात रूट निकाल सकते हो। तो आप कोई भी इक्वेशन में अगर साक्षात रूट्स निकाल सकते हो ना तो हमेशा निकाल लिया करो और दो केस बना के सॉल्व कर लो। भाई कौन गधों की तरह इतना पूरा बड़ा फॉर्मूला याद रखेगा? मेरे को तो नहीं होता है, आपको भी नहीं होगा, मत करो ना याद। आप डायरेक्टली बस कॉमन सेंस यूज करो, यूज योर ब्रेन, यूज योर लॉजिक्स। ठीक है, तो ये आप लिख के रखिए इसको। पहले एक और क्वेश्चन तो अपन कर ही लेंगे आज, तो पहले आप इतना लिखिए। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछिए। ये टॉपिक जो होता है वो आसान होता है, मुश्किल नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं ना। रेडी हो? पक्का? अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है, फिर अपन आईआईटी वाले क्वेश्चन भी करेंगे, जेई मेंस के और जेई एडवांस के, बट वो कल करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ओके, नाउ लिसन टू मी, या राइट डाउन। देखिए, इफ द इक्वेशन x square minus 5x plus, sorry, x square minus 4x plus 5 equals to 0 and x square plus ax plus b equals to 0 have a common root. Have a common root. Find a and b. Find a and b where a and b are real numbers. ठीक है, बिल्कुल डोंट पैनिक। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं आपको है ना कुछ रिवाइज करा देता हूँ एक चीज। हम लोगों ने काफी टाइम पहले एक चीज पढ़ी थी। हर कोई आगे देखे प्लीज। हाँ जी, लिसन। क्या आप लोगों को मैंने बताया कि अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो क्या होता है? जैसे कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, लेट अस से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक इक्वेशन है, और इसका एक रूट अगर 2 प्लस आयोटा है, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट है, तो दूसरा रूट क्या होगा? एनीवन इन दिस क्लास, फास्ट टेल मी, दूसरा रूट क्या होगा? माइनस आयोटा। एग्जैक्टली, मतलब कॉन्जुगेट। जब भी रूट कॉम्प्लेक्स होते हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट अकर इन अ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मैंने आपको ये बताया था कि एक रूट अगर कॉन्जुगेट है तो दूसरा रूट भी, सॉरी, एक रूट अगर इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दूसरा रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दूसरा रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यही स्टेटमेंट को। अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दूसरा रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा और उसी का कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? आयोटा वाला जो पार्ट है उसको आप बस नेगेटिव कर दो, तो दूसरा रूट अपने को बाय डिफॉल्ट 2 माइनस आयोटा फ्री में मिलता है। तो अगर एक रूट अपने को पता है तो दूसरा रूट अपने को फ्री में मिलेगा, फ्री में। उसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 2 माइनस आयोटा। चलिए, अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर फर्स्ट रूट ऑफ एन इक्वेशन इज 4 प्लस 3 आयोटा, अगर किसी इक्वेशन का एक रूट है 4 प्लस 3 आयोटा, तो उसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा बताइए? 4 माइनस 3 आयोटा। एग्जैक्टली, 3 आयोटा वाला पार्ट जो है ना, जो भी आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो। ये जो 4 लिखा है ना, इसका साइन मत चेंज करो, इसको तो एज इट इज लिखिए। मतलब अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा रूट भी बाय डिफॉल्ट कॉम्प्लेक्स होगा और उसी का कॉन्जुगेट होगा। आया समझ में? नहीं आया? आया ना? चलिए, तो अब ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए काफी आसान है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक है, अब आप मुझे बताइए पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में अगर एक कॉमन रूट है, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि हैव अ रूट इन कॉमन। ठीक है, हैव अ रूट इन कॉमन, तो कोई बात नहीं, एक रूट कॉमन है तो पहली इक्वेशन का तो रूट आप निकाल ही सकते हो ना। इसके तो रूट अपन साक्षात निकाल सकते हैं।
निकाल सकते हो, व्हाई नॉट, निकालते चलो, है ना। इधर कोने में कोपचे में निकालते हैं इसका रूट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। चलिए कैसे निकालते रूट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो नहीं पा रही है तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना होता है 20, तो 16 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2। ओ माई गॉड, डी नेगेटिव आ गया, डी नेगेटिव आ गया मतलब रूट रियल नहीं है, रूट कॉम्प्लेक्स है, रूट इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी एक ही होता है ना। तो -4 प्लस माइनस क्या आ रहा है यहाँ पे, -4 का अंडर रूट। अभी -4 का अंडर रूट क्या होता है, हम लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा हो तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये रूट क्या आएगा, -4 प्लस, इधर देखो हर कोई प्लीज, -4 का अंडर रूट को आप ऐसा लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 4, सोच कर देखो, वाई नॉट। तो 4 का अंडर रूट तो 2 होता है, और अंडर रूट ऑफ -1 को अपन क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है ना। तो -4 के अंडर रूट को मैं 2 आयोटा लिख दूं, कोई तकलीफ किसी को, अपॉन में 2, तो अपने पास दो रूट्स आ गए, अपने पास दो रूट्स आ गए, एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ऊपर और नीचे से 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन ले लोगे क्या आ जाएगा, 2 इंटू -2 प्लस माइनस आयोटा, और नीचे एक 2 है ये कट जाएगा, तो आपके रूट्स आ गए। व्हाट आर द रूट्स, द रूट्स आर, या एक मिनट रुको, यहाँ पे +4 आना चाहिए, क्योंकि -4 का माइनस लेंगे अपन, तो इट शुड बी +4 +4 +4 एंड +2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने रूट्स क्या आ रहे हैं, रूट्स आ रहे हैं 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा, दीज आर द रूट्स, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, कौन सी इक्वेशन के, पहली इक्वेशन के। तो पहली इक्वेशन के रूट्स हमारे पास क्या आ गए, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। आया क्या समझ में, बहुत मुश्किल लग रहा है क्या, बहुत तो नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि आयोटा वायोटा अपन ने देखा नहीं है जिंदगी में पहले, बट आपको तो मैं फिर भी एक एक्स्ट्रा क्लास में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा चुका हूँ, बेसिक्स, मोस्ट ऑफ यू हैव स्टडीड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इतना तो समझ में आता है कि क्या होता है। अच्छा लिसन टू मी नाउ एवरीवन, स्टॉप राइटिंग, जब भी मैं बोलता हूँ स्टॉप राइटिंग मतलब मैं बहुत कमाल की चीज बताने वाला हूँ। अब दोनों इक्वेशन बोला है कि वन रूट कॉमन है, क्या बोला है, वन रूट कॉमन है, मान लेते हैं कि कॉमन रूट है 2 प्लस आयोटा, कॉमन रूट है 2 प्लस आयोटा, तो मतलब सेकंड वाली इक्वेशन का भी अगर 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 रूट 2 प्लस आयोटा हुआ, सेकंड इक्वेशन का भी एक रूट अगर 2 प्लस आयोटा हुआ, तो इसका भी रूट क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, इसका रूट भी क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, बताइए जल्दी से, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अगर एक रूट इसका सेकंड वाली इक्वेशन का एक रूट अगर 2 प्लस आयोटा हुआ, तो दूसरा वाला रूट क्या हो जाएगा, उसी का कॉन्जुगेट, मतलब 2 2 माइनस माइनस आयोटा। आयोटा। अरे इसका मतलब तो देखो क्या हो रहा है कि 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, दोनों ही रूट कॉमन रहेंगे भाई, क्योंकि अगर एक भी रूट कॉमन आ गया, मतलब 2 प्लस आयोटा मान लो कॉमन आ गया, तो दूसरा रूट तो भाई बाय डिफॉल्ट उसका कॉन्जुगेट आएगा, जो दैट इज 2 माइनस आयोटा, तो मतलब दूसरा रूट भी एकदम बाय डिफॉल्ट सेम आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अगर एक रूट 2 प्लस आयोटा है तो दूसरे रूट को झक मार के 2 माइनस आयोटा होना पड़ेगा, तो अगर ये 2 माइनस आयोटा है तो इसका भी दूसरा रूट क्या आएगा, 2 माइनस आयोटा, मतलब दोनों ही इक्वेशन में बोथ रूट्स कॉमन आ गए, समझ में आ रहा है। तो अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है अपने पास पहली इक्वेशन का, तो आप क्या सोचोगे कि कोई एक रूट को कॉमन मान लेते हैं, अपन ने 2 प्लस आयोटा को कॉमन माना, तो जो अनकॉमन रूट होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए, इधर तो 2 माइनस आयोटा अपने को पता है, इधर 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट अपन ने लिखा, तो पता चला आइला दोबारा 2 माइनस आयोटा आ गया, मतलब बोथ रूट्स कॉमन होने चाहिए। अगर आपने ऐसा लिखा होता कि लेट अस से द कॉमन रूट इज 2 माइनस आयोटा, है ना, दोनों में 2 माइनस आयोटा कॉमन है, तो इसका रूट क्या आ गया 2 माइनस आयोटा, ये वाली इक्वेशन का, तो एक रूट अगर 2 माइनस आयोटा है तो दूसरा रूट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा, फिर से दोनों रूट कॉमन आ गए, 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, मतलब अगर रूट कॉम्प्लेक्स है तो दोनों ही रूट कॉमन आएंगे, एक रूट कॉमन आ ही नहीं सकता है, कॉमन सेंस वाली बात है, रटना नहीं है अपने को। क्या बोला मैंने, अगर रूट कॉम्प्लेक्स है और कॉमन रूट है दोनों इक्वेशन में, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ही रूट कॉमन होंगे, क्योंकि एक रूट कॉमन होगा तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, तो भाई मजबूरी में दूसरा रूट भी कॉमन आ जाएगा। अब बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन क्या होगी, बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन क्या होगी, खटाखट लगाएंगे, बोथ रूट्स कॉमन। अब आपको कंडीशन वन रूट कॉमन की नहीं लगानी है, अब आपको बोथ रूट कॉमन की कंडीशन लगानी, क्या होती है बोथ रूट कॉमन की कंडीशन, a1 अपॉन a2 मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ऊपर x का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे x का कोएफिशिएंट -4 अपॉन +a, और ऊपर कांस्टेंट और नीचे कांस्टेंट 5 अपॉन b,
ये कंडीशन होनी चाहिए, खटाखट अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, मतलब 1 इज इक्वल टू -4/a। तो a का वैल्यू क्या हो गया, -4, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी नो 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 माय बैड, इन दोनों को मत इक्वेट करो, ये फर्स्ट और थर्ड को कर दो ना, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 5/b, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, 5 के बराबर आ जाएगा। तो a का वैल्यू आ गया और b का वैल्यू आ गया, अपने को वही निकालना था। तो a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है? तो अपन ने क्या सीखा आज, हम लोगों ने ये सीखा कि अगर आप रूट्स निकाल सकते हो तो निकाल लो, और वन रूट कॉमन की कंडीशन आप ऊपर जैसे लगा रहे थे वैसे लगा दो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ना कि रूट्स निकाला अपन ने और दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स आ गए। तो अगर अपन ने कंडीशन मारी यहाँ पे एक एक कॉम्प्लेक्स रूट की, मतलब यहाँ पर अगर 2 + i और 2 + i कॉमन है तो दूसरा रूट भी मजबूरी में कॉमन होगा ही होगा। तो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, मतलब इसका ये होता है कि दोनों ही रूट्स कॉमन होते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स में एक रूट कॉमन हो ही नहीं सकता है। यस और नो, समझ में आ रहा है क्या? बहुत मुश्किल है? आई डोंट थिंक सो। एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है? मैं आपको छोड़ दूंगा इस क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद। तो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, एक बार आप इसको जरूर सॉल्व करेंगे एंड कल अपन एकदम रैपिडली वी विल सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है? नॉन स्टॉप हम लोग क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे कल, एंड उसमें पीवाईक्यूज भी अपन कल ही कर लेंगे। तो इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² + bx + c equals to 0 and x² + cx + b equals to 0 have a common root। क्या लिखा है? have a common root, ठीक है? then show that their uncommon roots are their uncommon roots are the roots of x² + x plus bc equals to 0। थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन, जो अपन करते आ रहे हैं उनमें से हल्का सा डिफिकल्ट, लिटिल डिफिकल्ट, बट आप इसको कर लोगे। अभी यहाँ पे है ना अपन साक्षात रूट्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने कोएफिशिएंट नहीं दिया है, कोएफिशिएंट की जगह बी सी दे रखा है, यहाँ पे सी भी दे रखा है, तो आप है ना रूट्स नहीं निकाल पाओगे। इस केस में आपको क्लियरली बोला है हैव अ कॉमन रूट, तो आप है ना वन कॉमन रूट के हिसाब से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, ठीक है? हो सकता है आपसे क्वेश्चन हो जाए, हो सकता है आपसे ना हो, ज्यादा लोड नहीं लेना अपने को। मैं आपको वैसे भी कल क्लास होती है क्या अपनी? कल सैटरडे है क्या? आई डोंट नो, रुको एक मिनट। हाँ ठीक है, तो फिर मैं आपको मंडे को बताऊंगा कि इन सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो एटलीस्ट 5-6 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ज़्यादा भी लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकता है, तो हमें टाइम लगेगा। सो विल डू इट ऑन मंडे। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा आज, ठीक है? तो वन रूट कॉमन की कंडीशन क्या होती है? ये बड़ी सी कंडीशन, बट वी डोंट हैव टू रिमेंबर इट। क्यों? क्योंकि हम याद ही नहीं कर पाएंगे, तो अपन कॉमन सेंस लगाएंगे, ठीक है? एक और कॉमन सेंस लगाने का तरीका होता है, वो अपन इस वाले क्वेश्चन से सीखेंगे मंडे को, ठीक है? ओके, सो आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी ओके। नाउ डू वन थिंग, आपके पास मॉड्यूल होगा ना, अपनी कोचिंग का मॉड्यूल जो है वो आपके पास होना चाहिए, उसमें आपको सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 1 to 30। दिस आई विल डिस्कस ऑन मंडे और मे बी ट्यूसडे, बट आपको सॉल्व करके मुझे ईमेल करना है, ईमेल आईडी आपके पास होगी, ठीक है? सो आई विल सी यू ऑन मंडे, टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर। सर संडे को मैथ्स के ऑफलाइन टेस्ट है सर, तो फिर उसका सिलेबस क्या है? ऑफलाइन टेस्ट का सिलेबस जो होगा दैट विल बी ट्रिग्नोमेट्री फेज 1, फेज 2 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है? ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, बहुत सिंपल पेपर रहेगा आपका। देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि क्वेश्चन पेपर आपका ऑब्जेक्टिव रहे, क्योंकि अभी स्कूल में भी और बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो इट वोंट बी ऑफलाइन, इट विल बी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है? तो फर्दर अपडेट मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा। हाँ बेटा बोलो। सर वो सीबीएसई का जो सिलेबस चेंज हुआ 2 एग्जाम्स का, वो परमानेंट है क्या? नहीं, दैट मतलब परमानेंट इन द केस, समझा नहीं मैं। सर मतलब कि कोविड के लिए जब तक है तब तक ही रहेगा, कि हमेशा ही ऐसे 2-2 एग्जाम्स का सिस्टम रहेगा अभी? आई थिंक कोविड तक रहेगा, ऐसा मेरा मानना है।
हो सकता है कि वो लोग उसको फर्दर अडेप्ट कर ले, आई डोंट नो, बट अभी फिलहाल कोविड तक तो ऐसा ही रहेगा। बात का तो खैर अपन देखेंगे, हो सकता है आपके समय भी ऐसा ही हो। ठीक है, तो एमसीक्यूज रहेंगे अपने। आज मैं आपको ग्रुप पे एक बार और मैसेज डाल दूंगा कि संडे को जो टेस्ट रहेगा दैट विल बी एमसीक्यू बेस्ड। ओके देन एवरीवन, आई विल सी यू ऑन मंडे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड टेक केयर।